स्वागत है आप सभी का इजी एजुकेशन हब में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि लेथ मशीन पर इस्तेमाल किया जाने वाला टेल स्टॉक क्या होता है, टेल स्टॉक लेथ मशीन पर कहां लगाया जाता है, लेथ मशीन ऑपरेशंस में किस ऑपरेशन के दौरान टेल स्टॉक की आवश्यकता पड़ती है। तो टेल स्टॉक के कंस्ट्रक्शन को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि लेथ मशीन पर टेल स्टॉक कहाँ होता है। तो पिछले वीडियो की तरह हम लोग इस वीडियो में फिर लेथ मशीन का एक बेसिक डायग्राम देखेंगे। देखिए लेथ मशीन होता कैसा है। हम कई बार आपको समझा चुके हैं कि लेथ मशीन में एक बेड होता है। बेड दो पैरों पर टिका हुआ होता है, एक बायां पैर और एक दायां पैर। इस बेड के ऊपर बाईं तरफ एक बॉक्स लगा होता है इस तरीके से। इस बॉक्स को हम लोग कहते हैं हेड स्टॉक। और इसी बेड पर दाईं तरफ लेथ मशीन का एक और पार्ट लगा होता है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं टेल स्टॉक। ये रहा हेड स्टॉक, ये रहा टेल स्टॉक, ये रहा लेथ मशीन का लेग। कौन सा लेग? बायां पैर है या लेफ्ट। ये भी रहा लेथ मशीन का लेग, राइट। इसके अलावा ये लेथ मशीन का बेड है। अब लेथ मशीन में हमने आपको बहुत कुछ बता दिया है। उसमें आपको इतना समझ में आ गया है कि हेड स्टॉक लेथ मशीन का मेन ड्राइविंग और कंट्रोल मैकेनिज्म को अपने पास रखता है। हेड स्टॉक से बाहर की तरफ एक शैफ्ट निकला रहता है। इस शैफ्ट को हम लोग कहते हैं मेन स्पिंडल। इसी मेन स्पिंडल पर वर्क होल्डिंग डिवाइस बांधा जाता है। फिर वर्क होल्डिंग डिवाइस में वर्क बांध दिया जाता है। जब लेथ मशीन चालू किया जाता है तो मेन स्पिंडल घूमने लगता है, जिसकी वजह से ये वर्क पीस घूमने लगेगा। जब वर्क पीस घूमने लगेगा तो यहाँ से एक कटिंग टूल लेकर के आते हैं हम लोग, वर्क पीस में टच कराते हैं। यही कटिंग टूल घूमते हुए वर्क पीस के संपर्क में आने पर वर्क पीस के सरफेस से चिप्स के रूप में मटेरियल रिमूव करने लगता है। लेकिन ये टूल जो है कि वर्क पीस के कांटेक्ट में आता कैसे है? लेथ मशीन के हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में यहाँ पर लेथ मशीन के बेड पर चलने वाला एक मशीन पार्ट लगा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैरिज। कैरिज क्या करता है? लेथ मशीन के बेड पर हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में चल सकता है। इसी कैरिज के ऊपर बंधे हुए टूल पोस्ट में हम लोग टूल को जब पकड़ लेते हैं तो यही टूल क्या करता है? वर्कपीस के सरफेस से या मूविंग वर्कपीस के सरफेस से मटेरियल रिमूव करने लगता है रिलेटिव मोशन के कारण। अब थोड़ा सा यह समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए हमारा हाथ वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो क्या किया है? वर्क पीस को पकड़ा हुआ है। ये जो हमने बाएं हाथ में मार्कर पकड़ रखा है ये वर्क पीस है, और हमने दाहिने हाथ में एक मार्कर पकड़ रखा है, इसको आप लोग कटिंग टूल समझ लीजिए। अब वर्क होल्डिंग डिवाइस में ये वाला वर्क पकड़ लिया गया है। अब टूल जैसे ही इसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा? अगर वर्कपीस रोटरी मोशन करेगा तो टूल वर्कपीस के सरफेस से मटेरियल रिमूव करना शुरू करेगा। ये जो वर्कपीस है इसकी मशीनिंग होना शुरू हो जाएगी। अभी तक हम लोगों ने यह समझा कि वर्क होल्डिंग डिवाइस में एक वर्कपीस बंधा हुआ है और कैरिज के ऊपर एक टूल पोस्ट होगा जिसमें टूल बांधा जाएगा, और यही टूल वर्कपीस के संपर्क में आएगा। और जब वर्क रोटरी मोशन करेगा तो टूल क्या करेगा? वर्कपीस में पेनिट्रेट होगा। पेनिट्रेट होकर के वर्कपीस के सरफेस से मटेरियल हटाना शुरू कर देगा। अगर वर्कपीस वर्क होल्डिंग डिवाइस में बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है और टूल के कटिंग फोर्स की वजह से पीछे की तरफ नहीं जा रहा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी वर्कपीस लंबा और लचीला होता है। ऐसे केस में जब टूल वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है मशीनिंग करने के लिए तो वर्कपीस इस तरीके से पीछे की तरफ लचक जाता है या पीछे की तरफ झुक जाता है। जब वर्कपीस पीछे की तरफ झुक जाता है तो सही मशीनिंग नहीं हो पाती है और सही डेप्थ ऑफ कट नहीं मिल पाता है। देखिए हम समझा रहे हैं। मान लीजिए ये आपका
मेन स्पिंडल है। अब इस डायग्राम को हम उठा करके यहाँ बना रहे हैं। यह मेन स्पिंडल है। मेन स्पिंडल में यह वर्क होल्डिंग डिवाइस है। इस वर्क होल्डिंग डिवाइस में यह इस तरीके से बहुत लंबा सा एक कार्यखंड है। अब आप जैसे ही कटिंग टूल को लेकर के आते हैं और इस पर इधर की तरफ कटिंग फोर्स लगाते हैं, जब इधर की तरफ कटिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वर्कपीस अगर लंबा और लचीला होगा तो वर्कपीस क्या करेगा, इस तरीके से पीछे की ओर लचक जाएगा। इस तरह से जब वर्कपीस पीछे की ओर लचक जाएगा तो जो कटिंग टूल कटिंग फोर्स लगाएगा वह सही डेप्थ आप कट नहीं दे पाएगा और वर्कपीस की सही मशीनिंग नहीं हो पाएगी। देखिए वर्कपीस को कहां से सपोर्ट मिला है, वर्कपीस को यहाँ वर्क होल्डिंग डिवाइस से सपोर्ट मिला है और वर्क होल्डिंग डिवाइस सीधे मेन स्पिंडल पर बंधा हुआ है। खाली एक तरफ सपोर्ट होने की वजह से यह क्या है, एक तरीके का कैंटिलीवर बीम का काम कर रहा है और इस कैंटिलीवर बीम में जैसे ही टूल आकर के इधर से फोर्स लगा रहा है या पीछे की तरफ झुक जा रहा है, पीछे की तरफ झुकने की वजह से सही मशीनिंग नहीं हो पा रहा है। तब जब सही मशीनिंग नहीं हो पा रहा है तो सही मशीनिंग कैसे किया जाए, क्या लचीले और लंबे कार्यखंडों की मशीनिंग लेथ मशीन पर नहीं किया जा सकता? अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता, क्योंकि लंबा और लचीला कार्यखंड तो टूल का कटिंग फोर्स लगते ही पीछे की तरफ झुक जा रहा है, तो पीछे की तरफ झुकाव को रोका कैसे जा सकता है? पीछे की तरफ झुकाव को रोकने के लिए क्या तरीका है, देखिए ये वर्क पीस है, इसको अभी तक क्या किया जा रहा है, इस तरीके से वर्क होल्डिंग डिवाइस में पकड़ लिया जा रहा है। वर्क होल्डिंग डिवाइस में पकड़ करके जैसे ही इस पर कटिंग फोर्स लगाया जा रहा है यह पीछे की तरफ झुक रहा है, तो पीछे की तरफ झुकाव को प्रिवेंट करने के लिए या पीछे की तरफ झुकाव को बचाने के लिए या पीछे की तरफ न झुकने देने के लिए इसको दाहिने तरफ से भी एक सपोर्ट दिया जाता है। दाहिने तरफ से लेथ मशीन का जो पार्ट सपोर्ट देता है उसी पार्ट को हम लोग कहते हैं लेथ मशीन का टेल स्टॉक। अब देखिए मान लीजिए यह कार्यखंड बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया। अब क्या है, जैसे ही इस पर कटिंग टूल आएगा यह कार्यखंड पीछे की तरफ झुकेगा। ऐसे में क्या होगा, इसमें से एक सेंटर निकला रहेगा जो इसको दाहिने तरफ से भी सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। यही दाहिने तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला यह मशीन एलिमेंट टेल स्टॉक कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेथ मशीन पर टेल स्टॉक की जरूरत क्या होती है। देखिए लेथ मशीन पर टेल स्टॉक की जरूरत का मतलब बस इतना सा बात है, जब लंबे और लचीले कार्यखंडों को लेथ मशीन पर मशीनिंग के लिए चढ़ाया जाता है तो कटिंग टूल का संपर्क होते ही कार्यखंड पीछे की तरफ झुकने लगता है। कार्यखंड के पीछे की ओर इस झुकाव को रोकने के लिए कार्यखंड को दाहिने तरफ से भी एक सपोर्ट दिया जाता है। दाहिने तरफ से सपोर्ट देने वाला यही मशीन पार्ट टेल स्टॉक कहा जाता है। अब देखिए लेथ मशीन के बेड पर बाईं ओर हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक से मेन स्पिंडल निकला है, उस पर वर्क होल्डिंग डिवाइस बंधा हुआ है। वर्क होल्डिंग डिवाइस में वर्कपीस बंधा हुआ है। वर्कपीस को इधर बाईं तरफ से तो सपोर्ट मिल गया, लेकिन दाहिने तरफ से कैसे सपोर्ट मिलेगा? दाहिने तरफ से सपोर्ट देने के लिए लेथ मशीन के बेड पर ही इस टेल स्टॉक को चढ़ा दिया गया है और टेल स्टॉक से एक सेंटर निकल करके वर्कपीस को दाहिने तरफ से सपोर्ट दे रहा है। तो अब हम लोग चलेंगे टेल स्टॉक के कंस्ट्रक्शन पर कि टेल स्टॉक कैसा होता है, टेल स्टॉक के कौन कौन से पार्ट होते हैं, टेल स्टॉक से कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम चलेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेल स्टॉक। डायग्राम बनाने में बहुत अधिक टाइम न कंज्यूम हो इसके लिए हमने बोर्ड पर पहले से ही डायग्राम बना दिया है। अब हम इसके एक एक पार्ट को देखेंगे कि टेल स्टॉक में इसका क्या काम है। टेल स्टॉक लेथ मशीन के बेड पर दाईं ओर बंधा हुआ लेथ मशीन का एक मेन पार्ट होता है। इसका इस्तेमाल कार्यखंड को दाहिने ओर से सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा टेल स्टॉक का इस्तेमाल कार्यखंड को इन बिटवीन सेंटर पकड़ने के लिए किया जाता है। टेल स्टॉक ऑफसेट विधि से टेपर टर्निंग के लिए भी किया जाता है। टेल स्टॉक की सहायता से ड्रिल बीट पकड़ करके लेथ मशीन पर ड्रिलिंग ऑपरेशन भी किया जाता है। टेल स्टॉक के कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए अब हम इसके एक एक पार्ट की बात करेंगे और यह समझेंगे कि यह पार्ट दूसरे पार्ट के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है और इसका टेल स्टॉक में क्या काम है। टेल स्टॉक में जो सबसे पहला पार्ट है देखिए वो ये है, इसका नाम है डेड सेंटर।
कुछ इस तरीके से दिखने वाला टेल स्टॉक का ए पार्ट डेड सेंटर कहा जाता है। इस सेंटर के बारे में हम आपको बता दें कि इसका यह जो सेंटर एंगल या टिप एंगल होता है यह 60 अंश होता है। इसके इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं शंख, और शंख के एंड पर बने हुए इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं टैंक। इस सेंटर के शंख पर एक टेपर बना होता है, उसका टाइप होता है मोर्स टेपर। मोर्स टेपर क्यों बना हुआ होता है? यह सेंटर टेल स्टॉक के इस पार्ट नंबर 2 के साथ, जो कि स्लीव या स्पिंडल है, इस पार्ट नंबर 2 के साथ ग्रिप बना पाए, इसके लिए इसके शंख पर मोर्स टेपर बना हुआ है। अब ये जो पार्ट है इसका नाम डेड सेंटर है। तो डेड सेंटर इसका नाम क्यों है? असल में ये जो टेल स्टॉक का सेंटर है यह वर्कपीस को दाहिने तरफ से सपोर्ट करता है और वर्कपीस के साथ नहीं घूमता है। वर्कपीस के साथ न घूमने के कारण ही इसे हम लोग डेड सेंटर कहते हैं। अगर यही सेंटर निकाल करके हेड स्टॉक की तरफ मेन स्पिंडल में लगा दिया जाए तो यही सेंटर लाइव सेंटर कहा जाने लगेगा, क्योंकि उस समय वर्कपीस के साथ घूमेगा। तो फिर से समझ लीजिए कि ऐसा सेंटर जो वर्कपीस के साथ या मेन स्पिंडल के साथ घूमता है वह लाइव सेंटर, और ऐसा सेंटर जो वर्कपीस के साथ नहीं घूमता उसे हम लोग डेड सेंटर कहते हैं। अब टेल स्टॉक के दूसरे पार्ट की बात करें तो टेल स्टॉक का दूसरा पार्ट देखिए ए है, जिसका नाम स्पिंडल या स्लीव है। इसका काम क्या होता है? देखिए यह देखने में कैसा होता है? यह कुछ नहीं है, यह एक पाइप है सिंपली। देखिए स्लीव को समझने के लिए जो हम डायग्राम दिखा रहे हैं इसको समझने की कोशिश करिए। यह एक शाफ्ट है जिसमें आर पार होल है। जो हमने पार्ट नंबर 2 लिखा है स्पिंडल, वो स्पिंडल को हम थोड़ा बाहर निकाल करके बनाए हैं। यहाँ पर देखिए कैसा होता है। स्पिंडल के इधर एंड पर आप देख पा रहे हैं अंदर की ओर एक टेपर है। यह टेपर कौन सा टेपर है? वही जो सेंटर के शंख पर था, मोस्ट टेपर। और इसके अलावा इस स्लीव में पूरा आर पार एक होल है। अब इसके अलावा इस स्लीव में इधर एक और ग्रूव कटा रहता है, एक तरीके से बोरिंग की तरह से। यहां पर डायमीटर थोड़ा सा किनारे पर बढ़ा दिया जाता है। डेड सेंटर के शंख पर मोस्ट टेपर और स्पिंडल या स्लीव के अंदर नोच पर जो है कि मोस्ट टेपर। देखिए यहां पर भी मोस्ट टेपर और यहां पर भी मोस्ट टेपर। तो होता क्या है कि इस सेंटर को उठाना है और इसमें ऐसे डाल देना है। अब ये दोनों मोस्ट टेपर एक दूसरे के साथ ग्रिप बना लेंगे। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 टेल स्टॉक का आपको समझ में आ गया कि यह एक दूसरे के साथ कैसे फिक्स रहते हैं। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर। देखिए अगला पार्ट जो आपका है वो है यह पार्ट नंबर 3। इसे हम लोग कहते हैं स्पिंडल क्लैंप। असल में ये जो स्पिंडल है यह हवा में नहीं टिका होता है, यह एक बैरल के अंदर। जैसे मान लीजिए यह स्पिंडल है, ये स्पिंडल एक बैरल के अंदर ऐसे टिका रहता है। अगर यह बैरल ऐसे खुला रहेगा, ढीला रहेगा, तो यह स्पिंडल इसमें इस तरीके से मूव कर सकता है। इसमें बैकलेस हो सकता है या इसमें प्ले हो सकता है। लेकिन यह बैरल अगर इस तरीके से मजबूती के साथ इसको पकड़ ले तो ये स्पिंडल आगे पीछे नहीं जा सकता। अगर फिर इस बैरल को लूज करके थोड़ा सा खोल दिया जाए तो ये स्पिंडल फिर से आगे पीछे या इसमें प्ले कर सकता है। अब देखिए यह एक बैरल है, 4 नंबर वाला पार्ट। बैरल मतलब यहां पर आप समझिए कि एक पाइप। आगे चल करके हम बैरल का मतलब बताएंगे बैरल किसे कहते हैं, लेकिन यहां समझने के लिए आप समझिए कि 4 नंबर वाला पार्ट एक बैरल है। इस बैरल के अंदर क्या है, ये वाला जो हमारा
ये वाला जो हमारा पार्ट नंबर 2 स्पिंडल या स्लीव इस बैरल के अंदर डाला गया है। और बैरल कुछ इस तरीके से है, जब चाहे बैरल क्या करता है, पार्ट नंबर 2 स्लीव को जकड़ करके पकड़ सकता है, जब चाहे इसको लूज कर सकता है। पकड़ने और लूज करने के लिए जो डिवाइस लगाया गया है, यह एक क्लैंप लगाया गया है। अगर इस हैंडल को घुमा करके थोड़ा सा टाइट कर देंगे तो ये जो 4 नंबर का बैरल है ये ऐसे टाइट होकर के दबा करके इस 2 नंबर वाले स्पिंडल को पकड़ लेगा। लेकिन इस 3 नंबर वाले स्पिंडल क्लैंप को जब थोड़ा सा घुमा करके ढीला कर देंगे तो बैरल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, जिससे इसके अंदर जो स्पिंडल है वह प्ले या बैकलेस या फ्री मोशन कर सकता है। अब देखिए, अब तक हमने 4 पार्ट को देखा। पार्ट नंबर 1 डेड सेंटर, पार्ट नंबर 2 स्पिंडल या स्लीव, पार्ट नंबर 3 स्पिंडल क्लैंप, पार्ट नंबर 4 बैरल। अब इतने पार्ट को एक साथ जो है कि असेंबल करते हैं। फिलहाल यहाँ पर असेंबली दिख रही, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तब के लिए हम एक अलग से रफ डायग्राम बनाते चल रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए बैरल क्या है, हमने बताया कि बैरल एक इस तरीके से अधिक डायमीटर वाला पाइप है। तो कुछ इस तरीके से है, यह बॉडी है। अब इसी अधिक डायमीटर वाले पाइप के अंदर एक स्लीव डाल दिया गया है। इसी अधिक डायमीटर वाले पाइप के अंदर क्या है, एक इस तरीके का पाइप और डाल दिया गया है जो कि स्लीव है। इसको लेकर के इसके अंदर ऐसे घुसा दिया गया। देखिए, इसको लेकर के इसके अंदर ऐसे घुसा दिया गया। ये वाला जो पार्ट है वो 4 नंबर है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है यह 2 नंबर है। और इसके अंदर फिर एक ठो ऐसे सेंटर आ जाएगा। ये सेंटर 1 नंबर वाला पार्ट है। 4 नंबर वाले बैरल में क्या डाल दिया गया, यह 2 नंबर वाला स्पिंडल ऐसे उठा करके डाल दिया गया। स्पिंडल में क्या है, 1 नंबर वाला डेड सेंटर। अब इस बैरल के साथ इस स्पिंडल को टाइट या लूजनेस के लिए 3 नंबर का स्पिंडल क्लैंप लगाया गया है। अब ये जो पूरा का पूरा टेल स्टॉक का बॉडी होता है ये इसी बैरल के साथ जुड़ा होता है। देखिए ऐसे होता है। देखिए बैरल ये 4 नंबर का दिख रहा है, यह पूरा का पूरा टेल स्टॉक का बॉडी यही 4 नंबर है। अब आगे चलते हैं। जो अगला पार्ट है वो है बुश। देखिए यहां पर पार्ट नंबर 5 है, इसका नाम है बुश। इस बुश का काम क्या होता है, देखिए पार्ट नंबर 5 कहां लगा हुआ है। पार्ट नंबर 5 जो लगा हुआ है वो स्पिंडल या स्लीव के ठीक किनारे पर राइट साइड में लगा हुआ है। जब हम स्पिंडल या स्लीव के बारे में समझा रहे थे तो बताए थे कि स्पिंडल या स्लीव कुछ इस तरीके का होता है। इसमें किनारे पर यहाँ मोस्ट टेपर होता है, उसके बाद क्या होता है, आर पार ऐसे होल होता है। इसके अलावा इधर क्या होता है, थोड़ा सा डायमीटर बढ़ा हुआ होता है। इसी बढ़े हुए डायमीटर में एक ठो पार्ट डाल दिया जाता है। इसी पार्ट का नाम है बुश। अब इस बुश का काम क्या है, देखिए जो आपका स्पिंडल या स्लीव था इसमें कहीं आपको चूड़ी दिख रही है, चूड़ी कहीं नहीं दिख रही है। एक तरफ क्या है मोस्ट टेपर, दूसरे तरफ खाली जगह था थोड़ा सा, उसी खाली जगह में यह 5 नंबर का बुश डाल दिया गया है। इस बुश में अंदर की ओर चूड़ी होती है। अब ये जो बुश है बाहर से, अब ये जो बुश है बाहर से इस स्पिंडल के साथ फिक्स हो गया और अंदर इसमें चूड़ी होती है जो कि इस स्क्रू के साथ, जो कि स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू है, आगे चल करके हैंड व्हील के साथ लगा हुआ है। इसी बुश के अंदर चूड़ी के साथ फिट कर दिया जाता है। अब ये जो बुश है
बुश बाहर से जो है कि स्पिंडल के साथ फिट रहता है और बुश के अंदर इंटरनल चूड़ी होता है जो कि इस स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू पर बने हुए एक्सटर्नल चूड़ी के साथ सेट हो जाता है। बुश के अंदर इंटरनल चूड़ी और स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू जो कि ये वाला पार्ट है, इसके बाहर एक्सटर्नल चूड़ी, ये दोनों एक दूसरे के साथ सेट हो जाते हैं। देखिए जो पार्ट हम बार बार कह रहे हैं स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू, यही है पार्ट नंबर 6। देखिए अब इस स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू को लेकर के इधर राइट साइड से क्या करते हैं, बुश में इंटर कराते हैं। कैसे इंटर कराते हैं, इस तरीके से घुमाते हुए जब इंटर कराएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू घूमते हुए कहां चला आएगा, आगे चला आएगा। इसमें स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू इस बुश के साथ फिट हो गया और यह बुश स्पिंडल के साथ फिट हो गया। इसका मतलब अब क्या होगा, जब स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू इस बुश के अंदर घूमेगा तब पूरा का पूरा स्पिंडल बुश के साथ सिंगल पार्ट बन गया है। अब देखिए पूरा का पूरा स्पिंडल और बुश एक सिंगल पार्ट बन गया है, यानी पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 एक सिंगल पार्ट बन गया है। इसका मतलब यह समझ लीजिए कि जो स्पिंडल है वह नट का काम करेगा और जो 6 नंबर का पार्ट है स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू वह बोल्ट का काम करेगा। अब इसके बाद इसी स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू पर यहां पर एक कॉलर लगाया गया है और इधर एक कैप लगा करके स्क्रू लगा करके टाइट कर दिया गया है। फिर इस स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू पर एक हैंड व्हील लगा दिया गया है, हैंड व्हील। अब अगर आप इस हैंड व्हील को घुमाएंगे तो क्या होगा, यह जो 6 नंबर का स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू है ये भी घूमेगा। जैसे ही 6 नंबर का स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू घूमना शुरू करेगा वैसे ही क्या होगा, स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू के साथ 5 नंबर का बुश जो है कि स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू पर आगे पीछे इस तरीके से करना शुरू कर देगा। और जब 5 नंबर का बुश आगे पीछे करना शुरू करेगा तो उसी 5 नंबर बुश के साथ फिक्स हुआ है 2 नंबर का स्पिंडल या स्लीव, तो यह स्पिंडल या स्लीव भी बैरल के अंदर आगे पीछे होना शुरू कर देगा। इसी स्पिंडल या स्लीव में क्या है, डेड सेंटर बंधा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हैंड व्हील घुमाएंगे तो ये जो हमारा सेंटर है ये आगे पीछे चलना शुरू कर देगा। इसी डेड सेंटर को लेथ मशीन के एक्सिस पर या एक्सिस के पैरेलल आगे पीछे चलाने के लिए इतना तामझाम लगाया गया है, जिसमें बुश है, बैरल है, स्पिंडल क्लैंप है, हैंड व्हील है और स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हैंड व्हील को घुमाने से ये वाला सेंटर आगे पीछे कैसे होगा। अब देखिए जब आप हैंड व्हील को घुमाएंगे तो ये वाला बुश आगे पीछे होगा। बुश के आगे पीछे होने की वजह से ये आपका जो स्पिंडल है 2 नंबर का ये भी आगे पीछे होगा। लेकिन आपको यहाँ यह समझ में आना चाहिए कि आगे पीछे होना तो ठीक है, यह घूम भी तो सकता है। ये जो बुश है यह रोटरी मोशन भी तो कर सकता है। तो इसके रोटरी मोशन को प्रिवेंट करने के लिए, इस बुश के रोटरी मोशन से बचने के लिए यहाँ पर एक फीडर की के लिए कीवे काट दिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक कीवे काट दिया गया है और नीचे से एक ऐसे कुंजी डाल दी गई है। जब नीचे से एक कुंजी डाल दी गई है तब जब हैंड व्हील को घुमाएंगे तो ये वाला जो अंदर स्पिंडल है यह रोटरी मोशन नहीं कर पाएगा, केवल एक्सियली आगे पीछे चलेगा। जब एक्सियली आगे पीछे चलेगा तो लेथ मशीन के एक्सिस पर या एक्सिस के पैरेलल या सेंटर आगे पीछे चलेगा। 7 नंबर तक आपको समझ में आ गया। देखिए हमने एक बताया कि यह फीडर कीवे हैं, यह स्पिंडल पर बना हुआ एक कीवे है जो इस की के साथ जो इस तरीके से वर्टिकल की लगाया जाएगा उसमें सेट हो जाएगा। यह क्यों लगाया जाता है, इस स्पिंडल के रोटरी मोशन को रोकने के लिए। ये 8 नंबर का पार्ट है। इसके अलावा यह एक पार्ट है, की है, ये 9 नंबर का पार्ट है। अब ऊपर का तो सब कुछ आपको समझ में आ गया कि यह टेल स्टॉक कैसे काम करता है। अब इस सेंटर को आगे पीछे चलाते हैं। सेंटर को आगे पीछे चलाने के लिए हैंड व्हील का जुगाड़ है, स्पिंडल का जुगाड़ है, स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू और बुश का जुगाड़ है। अब इस सेंटर को आगे पीछे चलाते क्यों हैं, मान लीजिए यह लेथ मशीन का बेड है।
इस बेड के ऊपर यह हेड स्टॉक है। ये लेथ मशीन का इतना बड़ा पूरा बेड है, इसी बेड के ऊपर दाहिने तरफ टेल स्टॉक लगता है ना। अब यहां से निकला हुआ है मेन स्पिंडल। मेन स्पिंडल पर वर्क होल्डिंग डिवाइस, वर्क होल्डिंग डिवाइस में एक वर्कपीस बंधा हुआ है, वर्कपीस बंध करके पूरा यहां तक आ गया है। अब जब इस वर्कपीस पर इधर की तरफ से कोई कटिंग फोर्स, अब जब इस वर्कपीस पर इधर की तरफ से कोई टूल आकर के धक्का दे रहा है तो यह वर्कपीस ऐसे पीछे की तरफ न टिल्ट हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे, इस टेल स्टॉक को और सरका करके लाएंगे, सरका के लाएंगे और इस सेंटर को यहां पर ऐसे टच करा देंगे। जब टच करा देंगे तो इस वर्कपीस में इधर से भी सपोर्ट और इधर से भी सपोर्ट, दोनों तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा, तब इसके पीछे की तरफ झुकने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब देखिए वर्कपीस यहां तक है और टेल स्टॉक का सेंटर यहां पर है। इसको सपोर्ट देने के लिए सेंटर को वर्कपीस के दाहिने तरफ कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। कांटेक्ट में कैसे आएगा, कांटेक्ट में लाने का दो तरीका है। एक तरीका यह है कि आप इस हैंड व्हील को घुमाइए, जब आप इस हैंड व्हील को घुमाएंगे तो ये वाला बुश क्या करेगा, स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू पर आगे पीछे चलेगा। जब बुश स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू पर आगे पीछे चलेगा तो उसी बुश के साथ फिक्स यह स्पिंडल भी इस पर आगे पीछे चलने लगेगा। अब यह रोटरी मोशन नहीं कर पाएगा। कौन, स्पिंडल। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक की लगा हुआ है जो इसके रोटरी मोशन को रोकेगा। अब जब स्पिंडल आगे पीछे करेगा तो उसी के साथ यह सेंटर भी वर्कपीस की तरफ चलने लगेगा। ये वाला मेथड यानी हैंड व्हील वाला मेथड कब इस्तेमाल किया जाता है, जब यह बीच का डिस्टेंस कम होता है, फाइन एडजस्टमेंट करना होता है। लेकिन अगर यह बीच का डिस्टेंस बहुत अधिक है, मान लीजिए अब इसको जो है कि सेंटर को यहां तक लाना है, तो सेंटर को यहां तक लाने के लिए टेल स्टॉक को ही, पूरा का पूरा ये जो टेल स्टॉक है इसी को ही वर्कपीस की तरफ सरका देते हैं। टेल स्टॉक कहाँ होता है, लेथ मशीन के बेड पर लगा होता है। लेथ मशीन के बेड पर दाहिने ओर टेल स्टॉक लगा होता है, इतना आप सभी लोग जानते हैं। तो वर्कपीस के संपर्क में लाने के लिए हमने बताया कि एक मेथड हैंड व्हील वाला है, दूसरा मेथड क्या है, बेड के साथ जो टेल स्टॉक क्लैंप है, तो बेड के साथ क्लैंपिंग वाला ये दो ठो स्क्रू लगा हुआ है, एक दो, इन दोनों स्क्रू को खोल करके पूरे के पूरे टेल स्टॉक को ही लेथ मशीन के एक्सिस पर इस तरीके से सरका देंगे तो सेंटर यहां पर आ जाएगा, इसमें टच हो जाएगा। फिर इसको यह बेड पर जहां आएगा वहां पर टाइट कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी टाइट करने के बाद तो फिर इसी हैंड व्हील से उसको आगे पीछे कर लेंगे। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के लिए हैंड व्हील और अधिक सरकाने के लिए पूरा का पूरा ये जो क्लैंपिंग स्क्रू है इसी को खोल करके हम लोग आगे पीछे कर लेते हैं। तो टेल स्टॉक जो है वो लेथ मशीन के बेड पर एक्सियली चल सकता है, ऐसे ऐसे। एक्सियली चलने के दो तरीके हैं, एक क्लैंपिंग स्क्रू को खोल करके आगे पीछे पूरा का पूरा टेल स्टॉक ही सरका दीजिए, और एक्सियली चलाने का ऐसे ऐसे एक दूसरा भी तरीका है। हैंड व्हील को घुमाइए, पूरा का पूरा टेल स्टॉक का बॉडी तो आगे पीछे नहीं जाएगा लेकिन सेंटर आगे पीछे चला जाएगा। ये मेथड फाइन एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टेल स्टॉक लेथ मशीन के बेड पर ऑफसेट भी किया जा सकता है, यानी टेल स्टॉक लेथ मशीन के बेड पर 90 डिग्री पर ऐसे ऐसे भी चलाया जा सकता है। टेल स्टॉक को लेथ मशीन के बेड पर ऑफसेट करने के लिए देखिए यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ होता है, जिसमें स्क्रू ड्राइवर से या ऑफसेट ड्राइवर से इस तरीके से जब घुमाते हैं तो क्या होता है, टेल स्टॉक लेथ मशीन के बेड पर इस तरीके से क्रॉस मूवमेंट करता है। ये टेल स्टॉक का सेंटर है, वो इस तरीके से चलेगा। कैसे चलेगा, जब इस ऑफसेट स्क्रू को घुमाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्क ऑफ टेल स्टॉक। टेल स्टॉक का लेथ मशीन पर काम क्या है। टेल स्टॉक का एक और महत्वपूर्ण काम तो आपको समझ में आ गया कि वर्कपीस को राइट साइड से सपोर्ट करने के लिए कब सपोर्ट करना पड़ता है, जब वर्क होल्डिंग डिवाइस में पकड़ा जाने वाला वर्कपीस अत्यधिक फ्लेक्सिबल यानी लचीला होता है। ऐसे केसेस में वर्कपीस को राइट साइड से भी सपोर्ट देने के लिए हम लोग टेल स्टॉक का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी टेल स्टॉक के बहुत सारे काम है, हम उसको एक एक करके समझाते हैं आपको।
टेल स्टॉक के कार्य। टेल स्टॉक के कार्य में सबसे पहला कार्य क्या है? कार्यखंड को दाहिने ओर से सहारा देने के लिए। ये तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे सहारा दिया जाता है। अब जो टेल स्टॉक का दूसरा काम होता है, कार्यखंड को इन बिटवीन सेंटर पकड़ने के लिए, कार्यखंड को केंद्रों के बीच पकड़ने के लिए भी टेल स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, टेल स्टॉक की सहायता से कार्यखंड को केंद्रों के बीच पकड़ा भी जाता है। केंद्रों के बीच पकड़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? कार्यखंड को केंद्रों के बीच पकड़ने के लिए सेंटर्स की जरूरत पड़ती है, ड्राइविंग प्लेट की जरूरत पड़ती है और डाक की जरूरत पड़ती है। कार्यखंड पर टेपर टर्निंग के लिए कार्यखंड को केंद्रों के बीच पकड़ा जाता है। इसके अलावा टेल स्टॉक का और भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या इस्तेमाल किया जाता है? टेल स्टॉक का दूसरा इस्तेमाल है टेल स्टॉक ऑफसेट विधि से टेपर टर्निंग करने के लिए। इसके अलावा लेथ मशीन पर कुछ स्पेशल मशीनिंग ऑपरेशन जैसे ड्रिलिंग, बोरिंग और रिमिंग करने के लिए ड्रिल बिट, बोरिंग टूल या रिमर को टेल स्टॉक के स्पिंडल में पकड़ा जाता है। इसके लिए भी टेल स्टॉक इस्तेमाल किया जाता है। टेल स्टॉक की पढ़ाई में बस इतना ही। बाकी ये सब जो हमने आपको समझाया, कार्यखंड को दाहिने ओर से सपोर्ट करने के लिए आपको समझ में आ गया। कार्यखंड को केंद्रों के बीच में पकड़ने के लिए जब हम आपको लेथ एसेसरीज पढ़ाएंगे तब वहां ये चीज क्लियर हो जाएगी। टेल स्टॉक ऑफसेट विधि से टेपर टर्निंग करने के लिए देखिए, ये जब हम लोग लेथ मशीन ऑपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें टेपर टर्निंग आएगा। वहां पर हम ये बता देंगे कि टेल स्टॉक ऑफसेट विधि से टेपर टर्निंग कैसे करते हैं। फिलहाल टेल स्टॉक की पढ़ाई में टेल स्टॉक का क्या क्या काम है ये आपने समझ लिया, इसको याद कर लीजिए। और ये सब काम कैसे होता है ये जब इसका जगह आएगा एक्चुअल जहां इसको पढ़ाना है वहां हम समझा देंगे। इसको हम लोग लेथ मशीन ऑपरेशन में समझा देंगे, इसको लेथ एसेसरीज में समझा देंगे। ये कैसे होता है आपको समझ में आ गया। वर्कपीस को राइट साइड से कैसे सपोर्ट करता है। टेल स्टॉक की पढ़ाई में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेथ कैरीज। धन्यवाद।